अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। बेटा हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेल साइकिल, चैप्टर नंबर 21 है। इसमें हमने पढ़ना है सेल की डिवीजन को। तो सेल की डिवीजन में हमने उसकी जो डिवीजन पढ़नी है वो आज का टॉपिक है हमारा मियोसिस। मियोसिस, व्हाट इज द मियोसिस और ये होती कहाँ पे है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में दो किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। एक होते हैं सोमैटिक सेल्स, दूसरे कौन से होते हैं हमारे पास? जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स में हमेशा माइटोसिस होती है। आज हमने पढ़ना है जर्म सेल्स के अंदर कि जर्म सेल्स में क्या होता है। तो बेटा जर्म सेल्स में हमेशा क्या होती है? मियोसिस होती है। मियोसिस के नतीजे में होता क्या है कि हमारा एक पेरेंटल सेल जो होता है which have 46 chromosome number is divided into two daughter cells। कितने डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है? दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, जिनमें हमारे पास क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो क्या रह जाता है बेटा? हाफ रह जाता है। क्रोमोसोम नंबर क्या रह जाता है? हाफ रह जाता है। मतलब क्या हो गया? 46 से 23 एंड 23 ये हमारे पास आ जाती है मियोसिस 1। सेकेंड, ये मियोसिस जो होती है अब इनमें भी क्या होनी है? डिवीजन होनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 23 वाला जो है सेल वो भी डिवाइड होगा और यहाँ पे जो 23 वाला सेल है ये भी क्या होगा बेटा? डिवाइड होगा। इनमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा, 23, 23 एंड 23। इसको बोलते हैं मियोसिस 2। इसको क्या बोलते हैं? मियोसिस 2 बोलते हैं। तो हुआ क्या है हमारे पास कि जो टोटल नंबर थे क्रोमोसोम्स के, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो थे, क्रोमोसोम में जो थे, वो फाइनल रिजल्ट जब हमारे पास आया तो कितने डॉटर सेल्स बने हैं? एक पेरेंटल सेल से 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं और उन 4 डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर क्या रह गया है? हाफ। क्रोमोसोम नंबर विल बी हाफ। हाफ रह जाएगा, हाफ हो जाएगा जब हमारे पास डॉटर सेल्स बनेंगे। तो इससे हमने क्या कर लिया? अपने इंट्रोडक्शन से हमने उसकी डेफिनेशन निकाल ली है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे। मियोसिस की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी कि इट इज द डिवीजन ऑफ सेल। कौन से सेल है? जर्म सेल्स। इट इज द डिवीजन ऑफ सेल in which, जिसमें one parental cell is divided into 4 daughter cells चार डॉटर सेल में वो डिवाइड हो जाता है और क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं? And the chromosome number will be same। क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं हमारे पास। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, जब हमने माइटोसिस पढ़ी थी तो हमने कहा था कि हर जो सेल साइकिल होता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि मियोसिस में कितने स्टेप्स होते हैं। मेनली हमारे पास 2 स्टेप्स आ जाते हैं। तो वो है हमारे पास फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज नाउन एज कैरियोकाइनेसिस।
kinesis, and the second step is known as cytokinesis. कैरियोकाइनेसिस क्या है बेटा? जो कैरियो का वर्ड है, कैरियो का वर्ड ये कैरियन से ड्राइव हुआ है। कैरियन मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। काइनेसिस मीन होता है डिवीजन, मतलब पहले क्या होगी? न्यूक्लियस की डिवीजन होगी। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। काइनेसिस क्या होगी? डिवीजन। मतलब हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, आफ्टर दैट हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होके वो क्या करेगा? डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर देगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मियोसिस हमारे पास कितने स्टेप्स में है? मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 है। तो हम मियोसिस को अब हम रीड करेंगे कि मियोसिस में जो स्टेप्स आ जाते हैं, मतलब हमारा कैरियोकाइनेसिस, उसमें मियोसिस जो हो रही है उसमें टोटल कितने स्टेप्स हैं? 2 स्टेप, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इसमें हमारे पास 2 स्टेप्स आ जाते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब हम देखते हैं कि मियोसिस 1 में टोटल आगे कितने स्टेप्स होते हैं। मियोसिस 1 के आगे टोटल कितने स्टेप्स होते हैं? मियोसिस 1 को अगर हम डिवाइड करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप, जिसको कहते हैं प्रोफेज 1, क्योंकि मियोसिस 1 है। दूसरा है मेटाफेज 1, थर्ड एनाफेज 1, देन टीलोफेज 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गई मियोसिस 1 की स्टेजेस। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मियोसिस 2 की स्टेजेस। तो मियोसिस 2 की भी हमारे पास 4 ही स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज को हम क्या बोलेंगे बेटा? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। हमारा जो इंटरफेस होता है वो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इंटरफेस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी जो प्रोफेज है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। इस तरह से डिफरेंट है क्योंकि मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है, मियोसिस 1 का जो पहला स्टेप है हमारे पास प्रोफेज 1, इट हैज आल्सो मेनी स्टेप्स। इसमें भी हमारे पास कुछ स्टेप्स आ जाते हैं, तो उन स्टेप्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वो स्टेप्स हमारे पास आ जाते हैं टोटल 5 स्टेप। पहले स्टेप को आप नाम देते हैं लेप्टोटीन का, लेप्टोटीन। दूसरे स्टेप को आप नाम देते हैं जाइगोटीन का। थर्ड स्टेप, जिसको पैचिटीन भी कहते हैं और पाइकीटीन भी कहते हैं, ये हमारा थर्ड स्टेप होता है। उसके बाद डिप्लोटीन एंड लास्ट वन इज नाउन एज डायाकाइनेसिस। हमारे पास एक फार्मूला है जिसकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास 5 स्टेप्स हैं इनको याद कर सकते हैं। सबसे पहले लेप्टोटीन का L, जाइगोटीन का Z, P, D एंड D। अब इनसे हमने एक वर्ड डिराइव किया है, L से लाउड, Z से जरा, P से पानी, D से डाल, D से दो। लाओ जरा पानी डाल दो, मतलब हमने अरेंजमेंट बना ली है। लाओ से लेप्टोटीन हमें याद रहेगा, सबसे पहला स्टेप जो क्या है वो लेप्टोटीन का है। Z से हमें याद रहेगा कि दूसरा स्टेप जरा, तो जरा से
है जाइगोटीन मतलब जी से, पी से पाइकेटीन, डी से डिप्लोटीन एंड डी से डायरेक्टेनेसिस। तो ये तो हमारे थे स्टेप और ये हमारे पास एक फार्मूला फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ दीज स्टेप्स। अब हमने क्या करना है, ये जितना भी हमने यहाँ पे मटेरियल लिखा है इसको हमने डायग्रामेटिकली यहाँ पे ड्रॉ करना है और समझना है कि मियोसिस किस तरह से हो रही है। तो हमारे पास पहला फेज क्या बन रहा है, मियोसिस 1 का फेज बन रहा है। तो मियोसिस 1 स्टार्ट करते हैं हम और हम इसको खत्म करेंगे मियोसिस 2 पे। मियोसिस 1 एक चीज याद रखनी है कि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, मियोसिस 2 में नहीं होते। अगर मियोसिस 2 में भी हाफ हो जाते तो ये 23 का भी हाफ रह जाना था, लेकिन मियोसिस 1 में हमेशा क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ रहते हैं और मियोसिस 2 में क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या करते हैं बेटा, डॉटर सेल्स में जाते हैं। तो हमारे पास क्या चीजें हैं यहाँ पे, प्रोफेज है सबसे पहला स्टेप। तो प्रोफेज को हमने डिवाइड कर देना है इनटू 5 स्टेप्स। पहला स्टेप है हमारे पास प्रोफेज का, प्रोफेज 1 का स्टेप। चलिए इसको डिवाइड करते हैं इनटू 5 स्टेप्स। तो पहला स्टेप है हमारे पास लैक्टोटीन, लैक्टोटीन का स्टेप। लैक्टोटीन में क्या होता है, हमारे पास जो एक पेरेंटल सेल है, हमारे पास जो पेरेंटल सेल है उसकी बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पे क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो डिस्पर्स फॉर्म में बिखरा हुआ होता है, और डिस्पर्स फॉर्म में क्या होता है, बिखरा हुआ होता है इस तरह से। अब इसमें क्या होगा, एक अदद हमने यहाँ पे सेंट्रियोल भी ड्रॉ करना है क्योंकि यहाँ पे इसका रोल प्ले होगा। अब लैक्टोटीन में होगा क्या, लैक्टोटीन में ये सारा का सारा मटेरियल जो होगा, क्रोमेटिन मटेरियल, इट विल बी कंडेंस्ड। ये कंडेंस होना शुरू हो जाएगा और ये क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देगा। हम देखते हैं कि लैक्टोटीन में हुआ क्या है। लैक्टोटीन में ये सारा मटेरियल कंडेंस हुआ है और इसने डिवाइड होना शुरू कर दिया है। तो हमारे पास लैक्टोटीन में क्या होगा जी, सबसे पहले तो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होगा, तो कंडेंस होकर वो क्या करेगा, क्रोमोसोम्स की शेप इख्तियार कर लेगा यहाँ पे। चलिए कंडेंसेशन हो गई है, क्रोमेटिन मटेरियल से क्रोमोसोम बन चुके हैं और साथ में ये सेंट्रियोल जो है ये भी डिवाइड होके ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। 1 से 2 हो गए हैं, एक ने इस साइड पे रहना, एक ने यहीं पे रहना, ऑपोजिट पोल्स की तरफ वो क्या करना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। तो आप लैक्टोटीन में लिख सकते हैं कि यहां पे क्या हुई है बेटा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। सेकेंड स्टेप आपका आ गया कि सेंट्रियोल इज डिवाइडेड एंड मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। सेंट्रियोल्स इज डिवाइडेड एंड मूव्स टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स। लैक्टोटीन हमारा यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। सेकेंड स्टेप है हमारा जाइगोटीन। पहले आपको यहाँ पे एक चीज हम जो ड्रॉ करते हैं गलत कर चुके हैं, वो क्या है हमारे पास, इसके पहले ये सिर्फ क्रोमेटिन बनाते हैं इस तरह से। सिर्फ आपने इसको डायग्राम में ठीक कर देना, बाकी सारी चीजें हमारी ठीक है। इसको आपने इस तरह से
दूसरे हमारे पास कि वो क्या करेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। यहाँ पे ये हमारी लैप्टोटीन है। जाइगोटीन में क्या होगा, जाइगोटीन में बेटा यही जो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन चुके हैं ये आपस में मिलेंगे और क्रोमोसोम्स बना लेंगे। ये क्या करेंगे, आपस में अटैच होंगे और क्रोमोसोम्स की शक्ल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जाइगोटीन की डायग्राम। साथ ही साथ क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर होनी स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होना शुरू हो जाएगी वहां से। तो हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पहले डिसअपीयर करते हैं, टोटल डिसअपीयर नहीं करना, आपने इस तरह से कर देना। ठीक है, इसके बाद हमारा जो सेंट्रियोल्स है वो भी यहां तक आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जो अंदर क्रोमेटिड्स थे वो क्या हो चुके हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स आ चुके हैं। in the form of chromosomes आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, पैकेटिंग। ठीक है ना, पैकेटिंग हमने देखना है, या पैकेटिंग जिसको हम नाम देते हैं, उसमें क्या होगा, ये सबसे मेन स्टेप है हमारे पास। ये सबसे मेन स्टेप है हमारे पास, और मियोसिस का ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग स्टेप होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है बेटा, थर्ड स्टेप विच इज नोन एज पैचिटीन और पैकेटीन। इसमें हमारे पास क्यासमेटा बनता है। इसमें हमारे पास क्या बनता है, क्यासमेटा बनता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है, क्रोमेटिड्स जो है वो सेंट्रियोल जो है वो बिल्कुल पोल्स के पास पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास साथ ही साथ कुछ फाइबर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जिनको हम क्या नाम देते हैं बेटा, स्पिंडल फाइबर्स का नाम देते हैं। जिनको हम नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर्स का। ये डॉटेड लाइन ये जाहिर कर रही है कि स्पिंडल फाइबर अभी बन रहे हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही है। अब क्या होगा कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, जैसे हमारे पास मैंने इनको डिफरेंशिएट किया है बाय द हेल्प ऑफ कलर्स। ये हमारे पास एक क्रोमेटिड है, इसके साथ दूसरा क्रोमेटिड जो है हमारे पास वो रेड वाला है। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है आपस में। ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, दे बोथ आर सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, दे आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज क्यासमेटा। साइनेप्टिक पॉइंट भी इसको बोलते हैं और क्यासमेटा भी इसको बोलते हैं। ये हमारा स्टेप है जी पैकेटिन। अब पैकेटिन में सिर्फ यहां तक नहीं बात रहती, पैकेटिन में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, वो आपको मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं बेटा कैसे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इस तरह से होगा कि हमारे पास एक क्रोमोसोम जो है हमारे पास एक क्रोमोसोम ये वाला है, दूसरा क्रोमोसोम हमारे पास क्या है, ग्रीन कलर में हमने ड्रॉ किया है। दूसरा क्रोमोसोम हमारे पास ये वाला है। ये क्या करेंगे, ये अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेंगे। ये अपना आर्म काट के इसको दे देगा और ये अपना आर्म काट के इसको दे देगा। The non-sister chromatid exchange their segment is known as crossing over। अब यहाँ पे क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ है बेटा कि जो हमारे पास ग्रीन वाला क्रोमोसोम था उसका पार्ट रेड वाले के पास आ गया है और रेड वाले का पार्ट किसके पास आ गया है,
ग्रीन वाले के पास आ गया है, दिस मैकेनिज्म इज नाउन एज क्रॉसिंग ओवर। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि व्हाट इज द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर क्या है, द एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इज नाउन एज क्रॉसिंग ओवर। द एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट important short question, exchange of the segment between the non sister chromatids। ये रेड इस रेड के लिए सिस्टर क्रोमेटिड था, ये ग्रीन इस ग्रीन के लिए सिस्टर क्रोमेटिड था, लेकिन रेड और ग्रीन आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में ने क्या किया, एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट कर लिया। तो यही अमल हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। इसको हमने लार्ज करके ड्रॉ कर लिया है वहां पे, तो हम यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, सीधा एक्सचेंज कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो हमारे पास सारी की सारी चीजें अब यहाँ पे बनती जा रही हैं, कुछ चीजें गायब होती जा रही हैं। यहाँ पे एक और चीज आएगी कि हमारे जो सेंट्रियोल्स होंगे ये पीछे की तरफ यहाँ पे कुछ फाइबर्स के जरिए सेल मेम्ब्रेन के साथ बॉन्ड बना लेंगे। ये फाइबर्स कहलाते हैं एस्टर फाइबर, ये फाइबर्स कहलाते हैं एस्टर फाइबर। एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट्स हो चुका है यहाँ पे। एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट यहाँ पे हो चुका है। तो ये दूसरे नंबर पे हमारे पास था ग्रीन कलर वाले क्रोमोसोम। तो ग्रीन कलर वाले क्रोमोसोम्स को भी आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देना, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या स्टेप है बेटा, डिप्लोटीन एंड डायग्नोसिस। डिप्लोटीन और डायग्नोसिस दोनों स्टेप्स को मैं मर्ज कर रहा हूँ, ये बहुत शॉर्ट स्टेप्स होते हैं। इनमें होता क्या है कि स्पिंडल फाइबर जो होते हैं टोटली डेवलप हो चुके होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल डिसअपीयर हो चुकी होती है, और ये हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या हो सकते हैं, हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं, टोटली प्रिपेयर हो जाते हैं। तो हम इन दोनों स्टेप्स को यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं एक ही डायग्राम के अंदर। क्या होता है हमारे पास बेटा कि जो एस्टर्स हैं, सॉरी जो हमारे पास सेंट्रियोल्स हैं उन्होंने एस्टर्स बना लिए हैं, एस्टर फाइबर। उसके बाद स्पिंडल फाइबर टोटली अपीयर हो जाएंगे यहाँ पे, स्पिंडल फाइबर टोटली अपीयर हो जाएंगे, और साथ में यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम्स भी बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। चलें जी, यहाँ पे हमारा प्रोफेज 1 कंप्लीट हो चुका है। प्रोफेज 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास आ जाता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ये सब के सब क्या है, सेम स्टेप्स हैं जो कि हमने माइटोसिस में पढ़े हैं। तो हम इनको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो आ जाते हैं वो आ जाता है पहला कौन सा, सॉरी सेकंड वन, क्योंकि प्रोफेज हमारा हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, and the fourth one is known as telophase.
अब होगा क्या, एनाफेज में क्या होता है, एनामीन होता है बेटा, सॉरी मेटाफेज आएगा हमारे पास, सेकंड मेटाफेज है। मेटाफेज क्या होता है, मेटामीन होता है मिड, मेटा का मतलब क्या होता है, मिड या इक्वेटर, इक्वेटर दरमियान में, फेज का मतलब होता है मरहला, ऐसा मरहला जिसमें सारे के सारे क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं, दैट फेज इज नोन एज मेटाफेज। एनाफेज किसको बोलते हैं, एना का मतलब होता है बेटा सेपरेशन, एना क्या होता है, एना मीन होता है हमारे पास सेपरेशन, अलग होना, फेज मरहला ऐसा मरहला जिसमें हमारे पास क्रोमोसोम अलग होने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि हमने माइटोसिस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किस तरह से अलग होते हैं। टीलो, टीलो वर्ड निकला है टेल से, फेज मरहला ऐसा मरहला जिसमें वो जो सेपरेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारी टेल्स पे मतलब पोल्स पे आ जाते हैं। अब हम इनके डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे, तो डायग्राम्स को ड्रॉ करते हुए हमारे पास पहला मरहला क्या है, जिसमें सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर में आ जाएंगे, उसके बाद हमारे पास एनाफेज आ जाएगा जिसमें सारे के सारे क्रोमोसोम जो होंगे वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड थर्ड लास्ट वन in which they are come at the poles, they are arrived at the poles। तो हम इनको देखते हैं, सबसे पहले क्या है हमारे पास एनाफेज है, सॉरी मेटाफेज, मेटाफेज आ गया हमारे पास, ये सेंट्रियोल्स है, एनाफेज सॉरी मेटाफेज में बेटा क्या होता है, क्रोमोसोम्स यहां पे आ जाते हैं, बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पे क्रोमोसोम्स आ चुके हैं, दैट इज नोन एज द मेटाफेज, दैट इज नोन एज मेटाफेज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहां से ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, एना, एना मीन सेपरेशन, फेज मीन मरहला, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे बेटा, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। किस तरह से सेपरेट होंगे, कुछ इस तरह से, हमारे पास ये चीजें एनाफेज में वो क्या कर रहे हैं, टूवर्ड द पोल्स मूव करना शुरू कर दिया है, इधर वाले इधर को जा रहे हैं और इधर वाले इधर को जा रहे हैं, टूवर्ड द ऑपोजिट पोल्स दे आर मूविंग। अब इसमें मेन चीज क्या होती है वो आपको यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ बेटा, कि जो हमारे पास क्रोमेटिड होता है, हमारे पास एक क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड के साथ यहाँ पे सेंट्रोमियर के साथ क्या होती है बेटा, कुछ प्लेट्स जुड़ी होती हैं, which are known as kinetochore, which are known as kinetochore, और स्पिंडल फाइबर यहाँ से kinetochores के साथ अटैच होते हैं, जो कि इनको ऑपोजिट खींचना स्टार्ट कर देते हैं। यही फर्ज कर लें कि एक रस्सी के जरिए क्रोमोसोम को पीछे की तरफ खींचा जा रहा है और बाकी जो रस्सियां होती हैं यहाँ पे
यानी हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब आप किसी चीज को किसी फ्रिक्शनलेस चीज के ऊपर रख के धकेलते हैं तो जो धकेलना होता है वो बहुत आसान हो जाता है। तो ये जो रस्सियां होती हैं बाकी स्पिंडल फाइबर, ये सिर्फ उसकी मूवमेंट में हेल्प करती है ताकि वो इजीली मूव करके ऑपोजिट पोल्स की तरफ चला जाए। तो एनाफेज में यही चीजें हो रही हैं। साथ में जब एनाफेज कंप्लीट हो जाता है वो सेपरेट हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। दे आर अराइव्ड एट द पोल्स, जिसको हम बोल रहे हैं टीलोफेज, मतलब टेल पे अराइव हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको टेल पे पहुंचा देंगे बेटा। तो ये आ गई हमारी टेल्स। टीलोफेज वो मरहला है जिसमें बेटा जो चीजें हमारे पास प्रोफेज में हुई थी, मतलब प्रोफेज के सारे स्टेप्स में हुई थी, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी डिसअपीयर हुई थी, स्पिंडल फाइबर अपीयर हुए थे, ये सारे के सारे स्टेप्स क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। ये सारे के सारे स्टेप्स क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। सारे के सारे स्टेप्स क्या हो जाएंगे बेटा, उल्टे हो जाएंगे। और यहाँ पे होगा क्या, मेनली हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं बिल्कुल पोल्स पे आ जाएंगे। क्रोमोसोम पोल्स पे आ चुके हैं। नीचे वाले भी हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। साथ में यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो चुके हैं which have the half number of chromosome। पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम नंबर और थे, डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या रह जाएंगे, हाफ रह जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डॉटर सेल्स किस तरह से बनेंगे, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स आगे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी बिल्कुल सेंट्रल में, क्योंकि अब टीलोफेज से आगे जो नेक्स्ट फेज हमारा स्टार्ट होना है दैट इज नाउन एज द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है, साइटोप्लाज्म में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो ये जो हमारे पास सेंटर में कॉन्ट्रैक्टाइल बेल्ट बनी है, कॉन्ट्रैक्टाइल बेल्ट प्रोड्यूस होती है, ये बनती है माइक्रोट्यूब्यूल से। ये माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनती है और माइक्रोट्यूब्यूल से जैसे ये मिलकर बनती है बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल किसको कहते हैं, ऐसी बेल्ट जो सिकुड़ सकती है, जो दोनों सिरों को सेल मेम्ब्रेन को पकड़ के अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देती है। और जो हमारे पास पेरेंटल सेल होता है वो खींचा चला जाता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन इस तरह से अंदर को इमेजिनेट होती है और वो सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या थी, मियोसिस 1 थी। अब मियोसिस 1 में हुआ क्या है कि हमारे पास एक पेरेंटल सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो चुका है, जबकि हमारे पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम नंबर थे 46 और हमारे जो डॉटर सेल जो प्रोड्यूस हुए हैं, जो 2 डॉटर सेल्स हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं उनमें हमारे पास क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या रह जाएंगे बेटा, हाफ रह जाएंगे। दैट इज नाउन एज द मियोसिस 1। 23 एंड 23 क्रोमोसोम नंबर में 23 होंगे, इसमें भी 23 होंगे। क्रोमैटिन मटेरियल वो जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं ये वाले, ये क्या करेंगे बेटा, दोबारा से डिस्पर्स होंगे और क्या बना देंगे, क्रोमैटिन मटेरियल बना देंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली अपीयर हो चुकी है, जो साइटोप्लाज्म था वो इक्वली इसके पास भी है, इक्वली इसके पास भी है। सेंट्रियोल आप देख रहे हैं, एक सेंट्रियोल इसके पास आ गया, एक सेंट्रियोल उसके पास आ गया, तो सेंट्रियोल दोबारा से यहाँ पे। अब यहाँ पे बिल्कुल एक लम्हे की ब्रेक आती है,
एक लम्हे की ब्रेक आती है और उस ब्रेक के बाद ये वाले सेल जो होते हैं, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोबारा से डिवाइड हो जाते हैं। मतलब हमने मियोसिस 1 को कंप्लीट कर लिया है, अब हमने मियोसिस 2 स्टार्ट करनी है। मियोसिस 2 में क्या होता है बेटा? मियोसिस 2 ऐसा स्टेप होता है जिसमें हमारे पास ये जो स्टेप दिए गए हैं यहाँ पे, प्रोफेज, ये प्रोफेज 2 हो जाएगा, मेटाफेज 2 हो जाएगा, एनाफेज 2 हो जाएगा, टेलोफेज 2 हो जाएगा। वहां पे क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, तो कोई भी स्टेप नहीं चेंज होगा। आपने सिर्फ कहां से शुरू करना है? इस जगह से स्टार्ट करना है और यहां से इसको डायग्रामेटिकली बना देना है। होगा क्या कि जो हमारा सेल होगा उसका क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होगा, कंडेंस होने के बाद सेंट्रियोल्स डिवाइड होंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, स्पिंडल फाइबर बनने के बाद वो इक्वेटर में आ जाएंगे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, है ना।